वेलकम टू द दुर्वा क्लासेस। द दुर्वा क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और ये राजनीति विज्ञान की क्लास है। आज का हमारा राजनीति विज्ञान में टॉपिक रहेगा अनुच्छेद 15 यानी आर्टिकल 15। हम बात करें आर्टिकल 15 के ऊपर, एक मूवी भी आ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रही थी उन दिनों। आर्टिकल 15 को जानना बहुत आवश्यक है। यदि आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको अनुच्छेद 15 को जानना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद 15 की बात करें हम थोड़ी सी, तो अनुच्छेद 15 ही वह आर्टिकल है या वही अनुच्छेद है जिसने हर व्यक्ति को समाज में से भेदभाव खत्म करने के लिए कदम उठाए और हर व्यक्ति को एक ठीक ठाक स्थान या समता का स्थान दिलवाने की कोशिश की, समाज में बराबर बैठने का अधिकार प्रदान किया। छोटे से शब्दों में हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, हम बात करें समता के अधिकारों की, समानता के अधिकारों की, अगर हम बात करें मूल अधिकारों में बेसिकली 7 अधिकार थे पहले मूल संविधान में। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, जिनमें पहला ही अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक चलता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता की बात की गई है, लेकिन हम अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों को ही हमें साथ में लेके पढ़ना होता है, क्योंकि तीनों ही ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अनुच्छेद 15 की हम बात करें तो अनुच्छेद 14 में तो विधि के समक्ष समता की बात होगी, जो कि केवल और केवल किसके लिए प्राप्त था? भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त था और विदेशी नागरिकों दोनों के लिए प्राप्त था। अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों के साथ विदेशी नागरिकों के लिए प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 15 की बात करें तो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त है। अब हम बात करते हैं, यही वो अधिकार था जिसने जाति धर्म से ऊपर उठ के, जाति धर्म मूल वंश लिंग जन्म स्थान आदि से ऊपर उठ के सभी को सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक कुओं, तालाबों पर जाने की एक क्या प्रदान की? अनुमति प्रदान की। पहले जमाने में ऐसा होता था कि जाति व्यवस्था इतनी प्रभावी रही है हमारे भारत में, और बात करें स्पेशली जब ब्रिटिश काल था भारत में, तब जाति व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी देखने को मिला है। तो जिसकी वजह से जो उच्च वर्ग हुआ करता था वो निम्न वर्ग का मतलब यहाँ जो अपने आप को उच्च मानते थे और वर्गों को निम्न मानते थे, ठीक है। तो उन लोगों को जो सार्वजनिक मंदिर हो गए और कुएं हो गए, तालाब हो गए, उन पर जाने से भी रोकते थे। होटलों पे हो गए, उन पर जाने से क्या है, रोक लगाते थे। ऐसी चीज़ों की अगर हम समानता की बात करें तो अनुच्छेद 15 में दी गई है। हम सीधे अब क्लॉज बाय क्लॉज पे इसे आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद हम 15 को देखते हैं। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य जो होगा धर्म मूल वंश लिंग जाति और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। राज्य क्या नहीं करेगा? राज्य धर्म मूल वंश, धर्म मूल वंश लिंग जाति। हम बात कर लेते हैं यहां एक छोटा सा जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं। आधार पर विभेद नहीं। अब दोस्तों, आपने यहाँ एक चीज देखी होगी, यहां पे लिंग लिखा हुआ था, यहां पे जाति। मैंने इसे साफ करके यहां पहले जाति लिखा है, बाद में लिंग लिखा है। ऐसा लिखने की वजह इसके पीछे ये है कि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है और इन शब्दों का क्रम पूछा जाता है। तो इन शब्दों का आपको क्रम याद रखना होगा कि सबसे पहले धर्म है, फिर मूल वंश है, फिर जाति लिंग जन्म स्थान, ऐसे करके इनका एक क्रम है। ये बात करता है राज्य जो होगा धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई एक मैन हेडिंग के तौर पे भी हम इसे देख सकते हैं, लेकिन अब इसके क्लॉज बाय क्लॉज की बात करते हैं। तो हम है इसका क्लॉज देखेंगे।
पहला क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) का पहला ही क्लॉज क्या कहता है? अनुच्छेद 15(1) का पहला क्लॉज कहता है राज्य जो होगा ना, राज्य की डेफिनेशन या राज्य, यहां पे उसका मतलब, राज्य का मतलब जो राज्य की डेफिनेशन हम अनुच्छेद 12 के अनुसार पढ़ चुके हैं, यहां पे वही डेफिनेशन राज्य के लिए लागू होगी। क्या है राज्य? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अनुच्छेद 12 की, तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दी गई है। ठीक है, तो राज्य जो होगा ना, वो केवल और केवल, यहां पे इस शब्द को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि केवल और केवल मतलब केवल, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। यहां पे दो शब्द आएंगे, अनुच्छेद 15(1) की बात कर लेते हैं हम। तो राज्य केवल, केवल को मैं एक बार अंडरलाइन में डालूंगा, और 5 तरीके की इसमें बात की गई है। राज्य के लिए 5 तरीके की बाध्यता दी गई है। राज्य जो होगा वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, और 5वां पॉइंट है जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। इन दो शब्दों को यहां पे समझने की जरूरत है। पहला केवल और दूसरा शब्द है विभेद। यहां पर राज्य के लिए कहा गया है कि राज्य जो होगा ना, राज्य जो होगा ना, वो केवल और केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। यानी और आधारों पे वो क्या कर सकता है? विभेद कर सकता है। विभेद का मतलब है यहां पक्षपात से, कि क्या नहीं करेगा? पक्षपात नहीं करेगा या डिस्क्रिमिनेशन या अंतर नहीं करेगा। अब कैसे? इसको हम उदाहरण की दृष्टि से एक बार समझते हैं। धर्म के आधार पे जो राज्य होगा ना, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पे समानता देने से नहीं रोकेगा या उनमें अंतर नहीं करेगा। ठीक है, तो धर्म के आधार पर क्या नहीं करेगा? अंतर नहीं करेगा। धर्म हो गया, मूलवंश हो गया, ये नहीं कि साहब आप तो एक फलाने मूल वंश से हो या फलाने वंश के वंशज हो, आपके लिए तो ये छूट प्रदान की गई है, और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, आपका वंश जो है वो इतना महान वंश नहीं है तो आपको दबा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो राज्य जो होगा वो धर्म, मूल वंश, जाति, जाति के आधार पर सबसे ज्यादा हमारे यहाँ चीजें देखने को मिली है। तो जाति के आधार पर भी राज्य क्या नहीं करेगा? भेदभाव या पक्षपात नहीं करेगा कि एक वर्ग को, वर्ग का मतलब है यहां पर मैं जाति से नहीं ले रहा हूं, यहां मैं वर्ग का मतलब सबसे ले रहा हूं। वर्ग का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहां पर 2 खिलाड़ी हैं। ठीक है, हम इसे हर इन 5 टर्म्स में यूज करके देखेंगे। जैसे धर्म, धर्म में मान के चलो ये हिंदू हो गया, ये मुस्लिम हो गया, बौद्ध हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, आप कैसे भी इनको अपनी इच्छा से आप इनके लिए नाम दे सकते हो। तो मान के चलो ये एक कोई व्यक्ति है जो हो सकता है हिंदू हो, और ये एक कोई व्यक्ति है जो मुस्लिम हो, तो इनमें क्या नहीं करेगा? धर्म के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। या मूल वंश के आधार पर, माना कि इसका मूल वंश कौन सा है X और इसका मूल वंश कौन सा है Y, इसके आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। या जाति के आधार पर, माना कि इस वाले व्यक्ति की जाति हो गई, माना कि ब्राह्मण हो गया, और दूसरे वाला ये जाट हो गया, तो इसके आधार पर क्या नहीं करेगा? विभेद नहीं करेगा। या लिंग, लिंग की बात करें कि नहीं ये बंदा तो क्या हो गया? मेल हो गया, और ये वाला फीमेल हो गया, तो इसके आधार पर भी क्या नहीं किया जाएगा? विभेद नहीं किया जाएगा। या जन्म स्थान, ये नहीं कि भाई आप कहां राजस्थान में पैदा हुए हो, आप कहां झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, मतलब जन्म स्थान के आधार पर भी विभेद नहीं किया जाएगा। लेकिन हम इस बात से ना पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो रहे। हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, यार हमें ये भेदभाव देखने को तो मिलता है, बिल्कुल देखने को मिलता है।
उस भेदभाव के पीछे के कारण क्या हो सकता है। तो इसमें कारण होने के पीछे ना इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि अगर हम महिलाओं के लिए बात करें, लिंग के आधार पर हम बात करें, इनको कुछ मान के चलो छूट दी गई है, ऐसे समझते हैं ये ए है, ये मेल है, ये बी ग्रुप है, ग्रुप या वर्ग कह लो, ये जो बी ग्रुप है ये फीमेल या महिलाओं के लिए है और इनको क्या है कुछ छूट दी गई है। ठीक है, जैसे कि कुछ भी छूट हो सकती है। तो इनके लिए छूट देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है। जैसे कि इनको एक मातृत्व अवकाश दिया जाता है। अब मातृत्व अवकाश की जरूरत या आवश्यकता पुरुषों को तो है नहीं, ठीक है, तो किनको है, महिलाओं को है। इनके हेल्थ को लेके ये पार्ट्स को शामिल किए जाते हैं। और भी कई सारी चीजें हैं। अगर राज्य कहीं भी भेदभाव करता है तो इन 5 के साथ कोई ना कोई और कंडीशन भी लागू होगी। जैसे कि हेल्थ बहुत बड़ा इशू हो गया तो उसके आधार पे भी चीजें शामिल होंगी। ठीक है साहब, इसके अलावा हम चीजों को और आगे की एक बार समझने की कोशिश करते हैं। पक्षपात का भी हमने देख लिया कि विभेद का मतलब होता है पक्षपात नहीं करेगा। तो इस अनुच्छेद का अनुच्छेद 15(1) का क्लॉज फर्स्ट ये कहता है कि राज्य जो होगा केवल और केवल 5 आधार पर क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, 5 आधार पर नहीं करेगा, इसके अलावा वो राज्य क्या कर सकता है, कर सकता है। यहां पर एक केवल और केवल, अगर हम बात करें ये जो शब्दावली है, जो ये लाइन है, ये एज इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की है। हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, भारत के संविधान के अनुसार ये है। तो भारत के संविधान में ये केवल और केवल 5 चीजें दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लॉज 2 की, कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 की हम बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज कहता है कि जो राज्य होगा ना साहब, देखिए जो राज्य होगा ना, वो राज्य क्या नहीं करेगा, राज्य, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। अब अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 की ये क्या कह सकते हैं, ये हेडलाइन है कि राज्य जो होगा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर। अब इसमें भी ना अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 में 2 सब क्लॉज हैं, क्लॉज ख और क्लॉज ख। अब हम क्लॉज क और ख को भी एक बार समझने की यहां पे कोशिश करते हैं। तो ये कहता है क्लॉज क कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, ठीक है साहब, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, रेस्टोरेंटों और मनोरंजन, सार्वजनिक मनोरंजन के जो जगह हो गए, सार्वजनिक मनोरंजन, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों और सार्वजनिक समागम के स्थानों, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, रेस्टोरेंटों, सार्वजनिक मनोरंजन या सार्वजनिक समागमों के स्थानों पर क्या नहीं करेगा, नहीं रोकेगा। ठीक है साहब, इसके अलावा यहां जाने से क्या नहीं करेगा, नहीं रोकेगा। ये नहीं साहब कि आप ये 5 तारा या 5 स्टार होटल है, आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका फलाना धर्म है या आपकी फलानी जाति है या आपका फलाना वंश है या फलाने आप जेंडर को
फॉलो करते, आप फलाने जेंडर के मेल हो या फीमेल हो या फलाने आप जन्म स्थान से हो, इसके आधार पर राज्य क्या नहीं करेगा, किसी भी व्यक्ति में विभेद नहीं करेगा। या व्यक्ति का मतलब अपने भारतीय नागरिकों के लिए छूटें प्रदान की गई हैं। ठीक है, अब क्लॉज ख क्या कहता है? क्लॉज ख की हम बात करें तो यह कहता है कि राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित। अब देखिए साहब, दो कंडीशन हो सकती है राज्य निधि से पोषित में, या तो पूर्णतः या अंशतः। पूर्णतः का मतलब हो गया कि राज्य क्या कर रहा हो, किसी इंस्टीट्यूशन को 100% क्या दे रहा हो, फंडिंग दे रहा हो, या फिर कुछ परसेंट में दे रहा हो, कि माना कि न्यूनतम हम परसेंट ले लेते हैं 1%। ठीक है, तो यहां पर हम दोनों कंडीशनों पे हम बात करेंगे, राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः या अंशतः। ठीक है, तालाबों, स्नान घरों, स्नान घाट, सड़कों। ठीक है, यहां पे अनुच्छेद ख को भी जब हम पढ़े ना, तो अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 की लाइन को साथ में लेते हुए पढ़ना है। राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य निधि से पोषित, पूर्णतः या अंशतः, ठीक है, तालाबों, स्नान घरों, स्नान घाटों, सड़कों, सार्वजनिक समागम के स्थानों और साधारण जनता के प्रयोग में आने वाले स्थान, साधारण जनता के प्रयोग में आने वाले स्थान। ठीक है साहब, स्थानों हो गए, तालाब हो गए, घाट, स्नान घाट हो गए, सड़क हो गई। ठीक है साहब, स्नानघर हो गए। अब इन पर क्या नहीं लगाएगा राज्य, किसी भी प्रकार का निर्योग्यता, निर्बंधन या शर्त। आप समझ रहे हो इस बात को कि राज्य जो होगा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर राज्य निधि से पूर्णतः अंशित पोषित तालाबों, स्नानघरों, स्नान घाटों, सड़कों, ठीक है, साधारण जनता के प्रयोग में आने वाले स्थानों पर किसी भी प्रकार का निर्योग्यता, निर्बंधन या दायित्व या शर्त क्या नहीं लगाएगा, लागू नहीं करेगा। कि नहीं साहब, आपको क्या है, आप निर्योग्य हो, आप इस सड़क पर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि आपका यह धर्म नहीं है। तो राज्य ऐसे नहीं कह सकता है, या किसी भी प्रकार की शर्त नहीं लगा सकता, या किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं दे सकता है राज्य, क्योंकि राज्य को यहां पे क्या दिया गया है, रोका गया है। यही तो है मूल अधिकार। राज्य की पावर को क्या किया गया है, सीमित किया गया है। और जो देश के नागरिक हैं या जो व्यक्ति हैं, उनको क्या दी गई है, पावर दी गई है। राज्य की जो होती है ना, एक मनमाना, या हम ऐसे कह सकते हैं कि मोनोपोली जिसे कहते हैं, तानाशाही को रोकने के लिए ही क्या दिया गया है, मूल अधिकार को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया और बहुत बड़े विस्तृत तरीके से शामिल किया गया। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की निर्योग्यता, निर्बंधन, शर्त या दायित्व नहीं लगाएगा। कौन नहीं लगाएगा? राज्य नहीं लगाएगा। अब हम इसके अलावा हमने यहां अनुच्छेद 15 और के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 को बहुत अच्छे से देखा। अब क्लॉज 1 और क्लॉज 2 तो बात करते हैं समता की, समानता की, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन भी आती हैं कि इनको क्या है, कुछ छूट भी देनी पड़ सकती है। तो उन छूटों के बारे में या इनके अपवादों के बारे में क्लॉज जो आगे के क्लॉज हैं, इन पर चर्चा की गई है। हम पूरे अनुच्छेद 15 को 2 पार्टों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक तो अनुच्छेद 15(1), एक अनुच्छेद 15(2), क्योंकि इनमें तो राज्य को रोका गया है धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोका गया है। लेकिन आगे के जो अनुच्छेद 15 के जो आगे के क्लॉज हैं, उनमें राज्य के लिए क्या दी गई है, थोड़ी सी राहत प्रदान की गई है, छूट प्रदान की गई है। तो हम आगे के क्लॉजों को
आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 15(3) की, कि क्या कहता है अनुच्छेद 15(3)। अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 15(2) में हमने देखा राज्य को क्या है, रोका गया था साहब, राज्य को रोका गया, राज्य के लिए कुछ बंधन तैयार किए गए कि राज्य जो होगा ना, राज्य के लिए सीमा निर्धारित कर दी कि राज्य जो होगा ना उसकी ये सीमा है, इसको उल्लंघन नहीं कर सकता है, केवल और केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 था। अनुच्छेद 15 के क्लॉज 2 को हमने 2 भागों में देखा, कै और खे। कै की हमने चर्चा की थी कि सार्वजनिक होटलों और रेस्टोरेंटों में क्या नहीं करेगा, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। और ख में हमने देखा तालाब, स्नान घाट, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों पर किसी भी प्रकार की धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर राज्य जो होगा नियोक्ता, निर्बंधन, दायित्व या शर्त नहीं लगाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। अनुच्छेद 15(3) की बात करें तो इसमें कुछ छूट दी गई है, और छूट किसके लिए दी गई है, छूट राज्य के लिए दी गई है। और राज्य के लिए छूट में क्या कहा गया है कि राज्य चाहे तो बच्चों और महिलाओं के लिए, किसके लिए, बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए क्या कर सकती है, विशेष उपबंध बना सकती है। और ऐसे उपबंध अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। यानी हम इसको सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि यदि राज्य कह रहा है कि 0 से 6 वर्ष के बालकों को क्या मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, बाद में कह रहा है राज्य की 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको क्या मिलेगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, तो यह अनुच्छेद 15 का वायलेशन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 15 का क्या नहीं समझा जाएगा, अनुच्छेद 15 के विरुद्ध या अनुच्छेद 15 का खिलाफ नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अनुच्छेद 15(3) में एक आ गया है कि राज्य चाहे तो, ये राज्य के लिए दी गई है, छूट दी गई है राज्य के लिए कि राज्य महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध बना सकता है। और ये अनुच्छेद 15 का उल्लंघन या अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ठीक है, हम इसको लिख देते हैं, महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए, महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध, राज्य विशेष उपबंध। जैसे कि रिजर्वेशन देना हो, किसके लिए देना हो, बच्चों के लिए देना हो या महिलाओं के लिए देना हो, तो अनुच्छेद 15(3) के थ्रू दिया जा सकता है। हालांकि हम रिजर्वेशन की बात अनुच्छेद 16 में करेंगे, लेकिन हमने एक समझने की दृष्टि से कहा है, जैसे एजुकेशन के मामले में हो गया, या ये कह दिया कि महिलाओं के लिए एक घाट अलग से बना दिया, या एक अलग से स्नान घर बना दिया, एक तालाब बना दिया, या महिलाओं के लिए क्या अलग से उनके लिए कुछ जो छुट्टियां होती हैं वो बढ़ा दी गई गवर्नमेंट नौकरी में। क्यों? क्योंकि उनको नीड है, क्योंकि उनकी ऐसी फिजिकल कंडीशन है, उनका हेल्थ ऐसा होता है। तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते ये तो हमारी समानता का उल्लंघन है, बिल्कुल नहीं कह सकते। या हम बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि अलग से कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, तो इसको क्या नहीं समझा जाएगा, अनुच्छेद 15(1) का वायलेशन नहीं समझा जाएगा। महिला एवं बच्चों के लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध तैयार कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 15(1)
अनुच्छेद 15(1) के खिलाफ या उल्लंघन, हम ऐसे कह सकते हैं, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। ठीक है। महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्या किया है, राज्य विशेष उपबंध बना दिया जो कि अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 15(4) की। देखिए अनुच्छेद 15(4) में क्या है, इसको हम ऐसे समझते हैं। अनुच्छेद 15(3) ही मूल संविधान में थे, अनुच्छेद 15(4) या इससे आगे मूल संविधान में नहीं थे। तो अनुच्छेद 15(4) को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा जोड़ा गया। अब कई बार सीधे सीधे सवाल आता है कि अनुच्छेद 15(4) को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो आपका वहां पर सही आंसर होगा पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में होता है। ठीक है। तो एक बार हम यहां देखेंगे, इसको जोड़ा जाता है पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से। ठीक है। इसमें क्या है, राज्य जो होगा ना, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 15(1) का क्या नहीं समझा जाएगा, उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। 15(1) का क्या नहीं समझा जाएगा, उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। ठीक है। हम इसको एक बार समझते हैं कि पहला संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है। और सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से यहां पर जो दो कैटेगरियां जोड़ी गई यहां हमें देखने को मिली, एक है एससी और दूसरी है एसटी। ठीक है। तो इनके लिए क्या कर सकता है, राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। क्या कर सकता है साहब, विशेष उपबंध। और जो कि क्या नहीं समझा जाएगा, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। ठीक है। अब बात हो गई साहब अनुच्छेद 4 के बाद हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 5 की। अनुच्छेद 5 की नहीं, अनुच्छेद 15 के 5 की, क्योंकि अनुच्छेद 15 के 4 तक हम देख चुके हैं। अब है हमारा अनुच्छेद 15 का 5। अनुच्छेद 15 के 5 को हम ऐसे समझते हैं कि एक संविधान संशोधन होता है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 93वां संविधान संशोधन 2005 में यह होता है, जिसके प्रावधान 2006 से लागू होते हैं, जिसमें कि ओबीसी को 27% आरक्षण की बात, मतलब आरक्षण तो पहले ही दे दिया गया था, लेकिन इसमें क्या, कॉलेज वगैरह में 27% सीटों को क्या कर दिया गया था, रिजर्व कर दिया गया था। तो राज्य चाहे तो अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 15 का 5 लगभग समान है। यहां भी सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की बात हो रही है और अनुच्छेद 15 के 5 में भी होगी, लेकिन हम यहां एक बार देख लेते हैं 93वां संविधान संशोधन 2005। इसको हम 5-6 लिख देते हैं क्योंकि इसके प्रावधान 6 में लागू हुए थे। तो यहां पे भी सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या कर सकता है, राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। विशेष उपबंध यहां पे हम समझते हैं एससी, एसटी और ओबीसी भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो यह भी क्या नहीं समझा जाएगा, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अनुच्छेद 15(1) को ही तो नहीं भूल गए कि अनुच्छेद 15(1) क्या है।
क्योंकि मैं बार बार 15(5) तक पहुंच गया और मैं हर बार कह रहा हूं कि अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं समझा जाएगा। तो एक बार अनुच्छेद 15(1) को आप और हम मिलकर साथ में दोहराते हैं रिवीजन के लिए। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य जो होगा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं